बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज MCQ सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट MCQ है 5.1। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D इज़। बेटा स्टेटमेंट में ये पूछा जा रहा है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या हो कि वर्क डन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन का फार्मूला में पता है कि वर्क डन बराबर होता है FS cos थीटा। अब यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू 0 पुट करें, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू FS cos 0, तो cos 0 अगर आप कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई FS, आंसर आ जाएगा FS। इसका मतलब कि वर्क डन जो है ना वो कब मैक्सिमम होता है, जब एंगल जो है ना वो बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 0 डिग्री। यहाँ पर जो मैक्सिमम वर्क है वो आ जाएगा FS। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कि वर्क डन जो है ना वो 0 कब होता है, तो याद रखिएगा अगर एंगल 90 डिग्री पुट करें तो वर्क डन हमारे पास क्या रहता है, 0। यानी cos 90 करेंगे तो 0 आएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। सिंपल सी बात है कि अगर थीटा 0 है तो वर्क मैक्सिमम है, और अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, 0 डिग्री। उसके बाद है अ जाउल कैन आल्सो बी रिटन एज। अब ये इस स्टेटमेंट में ये पूछा रहा है कि जाउल जो है ना वो इन चारों में से किसकी इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, और या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए बेटा ये फार्मूला देखें, W=FS वर्क डन का फार्मूला आप जानते हैं। अब वर्क डन कब 1 जूल होगा, जब फोर्स 1 न्यूटन हो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर हो। अब न्यूटन आपके पास क्या होगा, न्यूटन किसकी इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन की वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर वैसे आ रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ रहेगा। इसका मतलब ये किलोग्राम वैसे आ रहेगा, ये मीटर और ये मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जूल जो है ना वो किसकी इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह बेटा ये आपका जो है ना वो 4th MCQ जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 5.3 MCQ देखें। द SI यूनिट ऑफ पावर, तो पावर का यूनिट क्या होता है, जाउल, न्यूटन, वाट या सेकंड। तो पावर का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, उसके बाद 5.4 देखें। अ पावर ऑफ अ पंप वाटर पंप इज़ 2 किलोवाट, यानी एक पंप है और उसकी पावर कितनी है, 2 किलोवाट। अब 2 किलोवाट, अब आपको पता है कि किलो की वैल्यू कितनी है, 1000। ठीक है, ये तकरीबन कह लें कि ये 2000 वाट है। द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मीटर। अब टाइम कितना दिया जा रहा है, 1 मीटर, और उसके बाद हाइट कितनी दी जा रही है, 5 मीटर। यानी पावर 2000 वाट है और टाइम हमारे पास 1 मिनट है, उसको हमने सेकंड्स में चेंज करना है, और हाइट हमारे पास 5 मीटर है। और कह रहा है कि पावर जो है ना वो यहाँ पर फाइंड करें कि अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कितना पानी जो है ना वो पंप ऊपर की तरफ जो है ना वो क्या करेगा, उसको फेंकेगा। ठीक है, यानी वो टैंकी में पानी जो है ना वो कितना स्टोर हो जाएगा पंप की वजह से, वो हमने अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड करनी, मतलब हमने उस वाटर का मैस फाइंड करना है। ठीक है, ये है बेटा आपका सोल्यूशन उस MCQ का। पावर हमारे पास 2 किलोवाट है, किलो की वैल्यू हमने 1000 पुट की, तो ये क्या देगा, 2000 वाट। टाइम हमारे पास 1 मिनट है, और 1 मिनट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड। हाइट की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर, और हमने मैस ऑफ वाटर हमने फाइंड करना है। तो पावर का फार्मूला तो है वर्क डन डिवाइड बाई टाइम, और आपको बताया कि अब ये वाटर जो है ना वो हाइट की तरफ जा रहा है, तो हाइट की वजह से उसमें जो उस पर किया गया जो वर्क होगा वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हों तो उसमें उस पर किया गया जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो mgh है और डिवाइड बाई टाइम। अब ये जो T है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा P के साथ, हमने फाइंड करना है, हमने यहाँ पर जो है ना वो मैस फाइंड करना है। ठीक है, अब ये T पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो GH यानी mgh जो है ना वो वैसे रहेगा। उसके बाद हमें तो सिर्फ मैथ्स चाहिए। ये जो GH है ये M के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करेंगे। P की वैल्यू जो है ना वो 2000 है, टाइम हमारे पास 60 है, G की वैल्यू 10 है, और हाइट की वैल्यू 5 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा,
2400 किलोग्राम। और एक और बात कि आपको बताया कि 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है पानी के केस में, यानी वाटर के केस में 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है। तो अब हमारे जो ऑप्शंस हैं वो लीटर्स में दिए गए हैं, तो हम जस्ट कह देंगे 2400 लीटर, ठीक है। सिर्फ पानी के केस में 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है। तो हमने मैस निकाल लिया, अब वहाँ से हम जो ना उसका वॉल्यूम भी बता सकते हैं कि उस पानी का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 2400 लीटर होगा। तो अब आप जो ना वो इस 4th MCQ का जो राइट ऑप्शन है वो है 2400 लीटर, जो हमने कैलकुलेट करके देखा। उसके बाद नेक्स्ट है 5.5 वाला MCQ है, अ बुलेट ऑफ मैस 0.05 हैज़ अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। अब एक बुलेट है जी, उसका मैस 0.05 किलोग्राम है और उसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड है। अब कहता है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी, तो ये रहा उसका सोल्यूशन। मैस हमारे पास 0.05 किलोग्राम, स्पीड की वैल्यू 300 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2 mv का स्क्वायर। उसके बाद m की वैल्यू 0.05, स्पीड की वैल्यू 300 पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2250 जूल। तो इस 5th MCQ का जो राइट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन राइट है, 2250 जूल। उसके बाद 5.6 MCQ देखें, इफ़ अ कार डबल्स इस स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, यानी एक कार है अगर उसकी स्पीड डबल कर दी जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये हमने फाइंड करना है। ये लें सोल्यूशन, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब चूंकि हमने स्पीड को डबल करना है इस वजह से काइनेटिक एनर्जी पे भी इफेक्ट आएगा। इस इफेक्ट को हम डिनोट कर रहे हैं डैश के साथ, यानी ई के डैश इज इक्वल टू 1/2 m। अब स्पीड चेंज कर दी है, वो क्या है, डबल कर दी है। डबल का मतलब हमने v को 2v कर देना है, ठीक है। उसके बाद ई के डैश इज इक्वल टू 1/2 m। अब ये 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4 और ये v का स्क्वायर। अब इस 4 को हमने स्टार्ट पे ले लेना है, ठीक है। 4 स्टार्ट पे आ रहेगा और क्या रह जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये आपकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है जो कि स्टार्ट पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है, यानी पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 4 टाइम्स हो जाएगी, यानी 4 टाइम्स जो है ना वो इंक्रीज़ आ जाएगा। जो चेंज काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद मतलब 7 MCQs का फिर जो मतलब 6 MCQs का जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज टू 4 टाइम्स। उसके बाद 7 MCQs देखें, द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन। तो आप जानते हैं कि पोजीशन की वजह से किसी भी बॉडी में पाई जाने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद 5.8 MCQs देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल। यानी किसी बॉडी का अगर हम मोमेंटम को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है 1/2 mv का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर मोमेंटम बनाना है, तो मोमेंटम बनाने के लिए आपको पता है कि ये m है और ये v है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम m से डिवाइड करेंगे और m से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर मोमेंटम बन जाए। तो m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो m पहले सिंगल था, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो मल्टीप्लाई होने की वजह से क्या हो जाएगा m का स्क्वायर। उसके बाद 1/2 m वैसे लिखेंगे और mv जो है अब इसको जो है ना वो ब्रैकेट में कर लेंगे और जो स्क्वायर है वो बाहर निकाल देंगे। अब mv क्या होता है, मोमेंटम, और मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, p से, ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाएगा 1/2 m और p का स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमने मोमेंटम को डबल करना है, ये आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि मोमेंटम को क्या करना है, डबल करना है। अब ई के डैश यानी काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा, जब मोमेंटम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे डैश आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 m और p के साथ अब क्या लगा देना है 2p, क्योंकि मोमेंटम को डबल करना है। उसके बाद उसका जो स्क्वायर है वो बाहर वैसे लगा देना है। उसके बाद ई के डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 मैंने स्टार्ट में लगा लेना है और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 1/2 m और उसके बाद ये जो p है इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद 4 स्टार्ट पे है 1/2 m और इसका अगर हम इसको खोलें मोमेंटम का फार्मूला तो mv,
तो इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, m का स्क्वायर v का स्क्वायर। अब क्या होगा कि एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा 1/2 m v का स्क्वायर। अब देखा आपने ये दोबारा जो ब्रैकेट के अंदर है ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी बन गई है, इसकी जगह पर मैं ई के लिख सकता हूँ। तो क्या मतलब यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा यानी काइनेटिक एनर्जी पे कितना इफेक्ट आएगा कि वो जो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी है उसका 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली जो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम टिक लगाएंगे यानी 5.8 का जो राइट ऑप्शन है वो है इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कौन सा ऐसा एनर्जी सोर्स है जो नॉट रीन्यूएबल हो, यानी नॉट रीन्यूएबल हो तो वो आपके पास है फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन इट। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपने वर्क डन क्या होगा अगर एक बॉडी रेस्ट में है और जब आप फोर्स लगाएंगे, जब उस बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उस टाइम उस बॉडी का जो है ना वो वर्क डन क्या होगा। यानी स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एक बॉडी पर फोर्स लगाई जा रही है लेकिन वो फिर भी रेस्ट पे है। ठीक है, फोर्स लगाने से वो बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उस टाइम फिर उस बॉडी पर जो किया गया वर्क डन होगा वो कितना होगा। इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि वर्क डन का फार्मूला था F × S, क्योंकि वो बॉडी फोर्स लगाने से रेस्ट में है इसका मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, यानी S क्या होगा, 0 होगा। यानी फॉर बॉडी एट रेस्ट, यानी अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो हम S की वैल्यू अगर पुट करें, फोर्स आप जितनी मर्जी लगाएं लेकिन S की वैल्यू क्या है, 0 है। तो वर्क डन में पुट करेंगे फोर्स अब आपके पास F आ जाएगा और S की वैल्यू क्या है, 0। तो F × 0 करेंगे तो वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। सो हैंस वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट दैट रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इज 0, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अ स्लो मूविंग कार मे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ फास्ट मूविंग मोटरसाइकिल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर एक कार स्लो मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन एक मोटरसाइकिल है वो फास्ट मूव कर रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसे कैसे है। यानी काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड पे डिपेंड करती है, यानी जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसकी स्पीड कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। यहाँ पर बात उल्ट है कि एक कार स्लो जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन अगर एक मोटरसाइकिल जो है ना वो फास्ट जा रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आंसर पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सब जानते हैं 1/2 mv का स्क्वायर। इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी मूविंग विद सेम वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सिर्फ स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, मास पे भी डिपेंड करती है। अब कार का मास जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोटरसाइकिल का जो मास है वो बहुत कम है, जबकि अगर मास ज़्यादा हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मास कम हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट मीन्स दैट काइनेटिक एनर्जी विद द बॉडी मूविंग विद सेम वेलोसिटीज डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, ग्रेटर इज द मास मोर इज काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज ग्रेटर एज कंपेयर टू मोटरसाइकिल ड्यू टू लार्जर मास ऑफ द कार। अब यहाँ पर स्पीड तो मोटरसाइकिल की ज़्यादा है, लेकिन स्पीड जो है ना वो स्पीड और मास में बहुत फ़र्क है, क्योंकि मास जो है ना वो क्या है कि कार का बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जो स्पीड में जो मतलब अगर मोटरसाइकिल स्पीड से मूव भी कर रही है, लेकिन अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर मास की वैल्यू कार की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिस वजह से मास ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है अ फोर्स F1 डज 5 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स, यानी कि फोर्स F1 है और वो 5 जूल वर्क कर रही है कितने टाइम में, 10 सेकेंड्स में। अनदर फोर्स, एक और फोर्स है F2 है, वो वर्क कर रही है 3 जूल और कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। तो कह रहा है कि विच फोर्स डिलीवर्स ग्रेटर पावर, यानी कौन सी फोर्स जो है ना वो ज़्यादा पावर जो है ना वो डिलीवर कर रही है। इसका आंसर देखते हैं। द पावर इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला, पावर का फार्मूला होता है P = W/T। अब सो पावर ऑफ बोथ फोर्सेस आर, सपोज करें हम फर्स्ट जो
पावर है वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पावर इज इक्वल टू वर्क नंबर 1 डिवाइड बाई टाइम नंबर 1। वर्क पहला जो है ना वो 5 जूल था और टाइम जो है ना वो 10 सेकेंड लगे थे। तो अब डिवाइड करेंगे तो पावर जो वैल्यू आएगी वो 0.5 वाट आएगी। अब जो दूसरा केस है उसमें जो वर्क डन है वो 2 आएगा और डिवाइड बाई टाइम भी 2 आएगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वर्क डन जो 2 था उसकी जो वैल्यू थी वो 3 जूल थी और टाइम जो 2 था उसकी वैल्यू है 5। अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6 वाट। अब दोनों केसेस में देखें किस केस में पावर ज़्यादा है। तो ये जो सेकंड केस है इसकी जो पावर है वो क्या है, ज़्यादा है। तो लिखेंगे हैंस फोर्स F2 विल डिलीवर ग्रेटर पावर एज क्लियर फ्रॉम द अबव रिलेशन। उसके बाद एक फोर्थ क्वेश्चन है, अ वुमेन रन्स अप अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यानी एक खातून है और वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रही है दौड़कर। द गेन इन हर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ 4500 जूल, यानी उस टाइम उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 4500 जूल। इफ़ शी रन्स अप द सेम स्टेयर्स विद द ट्वाइस ऑफ द स्पीड, लेकिन अब इस केस में वो सेम स्टेयर्स चढ़ेगी लेकिन पहले वाली की डबल स्पीड से, ठीक है। व्हाट विल बी हर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो अब उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आएगा। इसका आंसर देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, तो फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। दिस एक्सप्रेशन शोज पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि स्पीड जिस तरह मर्जी बढ़ाएं पोटेंशियल एनर्जी उतनी रहेगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन मैस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड हाइट, क्योंकि स्टेयर्स भी वही है और चढ़ना भी उसने उसी स्टेयर पे है, तो स्पीड डबल करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द वुमेन रन्स अप द सेम स्टेयर्स विद डबल वेलोसिटी देन देयर विल बी नो चेंज इन द गेन हर पोटेंशियल एनर्जी। अब स्पीड जो है ना वो जैसे मर्जी चेंज हो लेकिन उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों केसेस में क्या होगी, सेम रहेगी, उसमें कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन है, डिफाइन वर्क एंड इट्स SI यूनिट, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वर्क को डिफाइन करें और वर्क के SI यूनिट को डिफाइन करें। तो इसका आंसर आपको बुक से मिल जाएगा पेज नंबर 106 एंड 107। तो आप इस क्वेश्चन में वर्क की डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद ये वर्क का आपने ये फार्मूला लिखना है और उसके बाद कह रहा है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ वर्क, यानी वर्क के यूनिट को भी आपने डिफाइन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर 106 पे है और 108 पे है, यानी आपने इसके यूनिट को भी डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे SI यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल, तो यहाँ पर हम इस 1 जूल को भी डिफाइन करेंगे। ये डेफिनेशन भी आपने राइट करनी है इस क्वेश्चन के आंसर में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 106 पेज पे है एंड 108 पर है, ठीक है। 7 को 8 कर लें। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 5.6, व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस m व्हेन इट इज़ रेज्ड थ्रू अ हाइट h, यानी अगर किसी बॉडी को सर्टेन हाइट तक उसको लेके जाया जाए तो उसका मैस m है, उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इस क्वेश्चन के आंसर में बेटा आपने यहाँ से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, यहाँ से आंसर स्टार्ट करेंगे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस m व्हेन इट इज़ रेज्ड थ्रू द हाइट h, यहाँ तक लिखने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है EP इज़ इक्वल टू mgh, क्योंकि किसी भी हाइट पर आप किसी बॉडी को ले जाएं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि EP इज़ इक्वल टू mgh। तो आपने द पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करना है और हाइट h तक लिखने के बाद आपने ये फार्मूला लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5.7, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी, यानी एक बॉडी मूव कर रही है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो ड्राइव करें। तो इसका आंसर है पेज नंबर 109 एंड 1010, यानी 109 एंड 110 पर इसका आंसर है। यानी आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज अ बॉडी ऑफ मैस m, यहाँ से स्टार्ट करना है और इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करनी है। इसमें ये डेरिवेशन करनी है और साथ ये ग्राफ बनाना है। तो मुकम्मल आपने यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट 5.8 क्वेश्चन है, डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, व्हाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव 100% एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 121 पर मौजूद है।
इसमें बेटा आपने एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखनी है और आप यहाँ से कोई एक फार्मूला लिख दें, परसेंटेज एफिशिएंसी वाला फार्मूला लिख सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि भाई जो ना वो एनी सिस्टम हैव 100% एफिशिएंसी, तो उस क्वेश्चन के आंसर में जो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसके आंसर में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पावर, डिफाइन द यूनिट यूज्ड फॉर इट, यानी पावर को भी डिफाइन करें और पावर के यूनिट को भी डिफाइन करें। तो इसका आंसर है पेज नंबर 119 120। तो पावर डिफाइन में आपने क्या लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है और इसका फार्मूला लिखना है और साथ इसके पावर के यूनिट को भी डिफाइन करना, लिखना है कि एस यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट और 1 वाट की डेफिनेशन भी इसमें ऐड करनी है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5.10 डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आपने डिफरेंस लिखना है। तो दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और दोनों की एग्जांपल्स देनी है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 117 एंड पेज नंबर 118 पे। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिखना है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन है और उसके बाद जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके बाद आपने जो है ना वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की एग्जांपल के 2-3 नाम लिखने हैं और उसके बाद नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के आपने ये 2 नाम एग्जांपल्स में लिखने हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करके आंसर्स हमने निकाले और उसके बाद हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।